एवरीवन, 3 अगस्त 2022 को अमेरिका के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट करती है अपने एशियाई दौरे को पूरा करने के लिए। लेकिन इस विजिट से चाइना इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि उन्होंने ताइवान के टेरिटरी के आसपास उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और अपनी मिलिट्री ड्रिल करनी शुरू कर दी है। और वो यहाँ तक कि ताइवान को धमकी भी दे रहा है कि बहुत ही जल्द ताइवान चाइना का पार्ट होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि चाइना ऐसा क्यों कह रहा है, और ये भी जानते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के मना करने पर भी अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट क्यों करी, और अमेरिका के लिए ताइवान इतना ज़्यादा खास क्यों है कि अमेरिका ने अपनी मिलिट्री ताइवान में रख रखा है और ताइवान की मिलिट्री को वो ट्रेनिंग भी देते हैं और उन्हें आर्म्स सप्लाई भी करते हैं। और लास्टली, चाइना और ताइवान के बीच ऐसा खराब रिलेशन क्यों है कि चाइना हमेशा क्लेम करता रहता है कि ताइवान हमारा है और हम इसे जल्दी लेके रहेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में एक दिलचस्प इतिहास के साथ। एक्चुअली 1850 से पहले चाइना में क्विंग साम्राज्य का राज चलता था, जैसे इंडिया में ब्रिटिश शासन चलता था। और चाइना के कमज़ोर होने का फ़ायदा जापान ने उठा लिया और जापान ने चाइना के कुछ पार्ट पे कब्जा कर लिया, जो आज के डेट में कोरिया, ताइवान और चाइना के कुछ पार्ट को उन्होंने कब्जा किया। और इस वॉर को फर्स्ट साइनो जापान के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक चीज़ याद है कि उस टाइम जो ताइवान और कोरिया था वो चाइना का ही पार्ट था। जब जापान ने ऐसा किया तो चाइना जो था पूरी तरह से बिखर गया। जैसे इंडिया पहले अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुका था, जैसे मराठा, मुगल और ब्रिटिश। लेकिन उस टाइम चाइना में एक बहुत बड़ी पार्टी रूल करती थी और उस पार्टी का नाम क्यूमिनटैंग था, और उसको जो लीड करते थे वो सुन यात सेन करते थे। ये नाम याद रहे। और ये जो बात है ये 1912 की है। लेकिन जब सुन यात सेन की 1925 में डेथ हो गई, जो उनकी जो पार्टी थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक नेशनलिस्ट पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी। और इन दोनों पार्टी की जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी ये चाहती थी कि वो एक ऐसा देश बनाए जहाँ पे लोगों के पास राइट रहे और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए जैसे इंडिया में होता है। लेकिन यही कम्युनिस्ट पार्टी की थिंकिंग बिल्कुल अलग थी। वो चाहते थे कि वो एक ऐसा देश बनाए जहाँ पे लोगों के पास बिल्कुल भी कोई राइट ना हो, यानी उनका जो देश हो बिल्कुल डेमोक्रेटिक ना हो, और वो एक तानाशाह सरकार बनाना चाहते थे जहाँ पे लोग अगर सरकार के बारे में कुछ कहे तो उन्हें मौत की सजा सुनाया जाए और यहाँ तक कि उन्हें बहुत ज़्यादा जेल या पनिशमेंट किया जाए। जब 1925 में सुन यात सेन की मृत्यु हो गई तो ठीक 2 साल बाद चाइना में गृह युद्ध शुरू हो गया, जो 1927 से 1950 के बीच चला। और इसे सिविल वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो चाइना के संघाई शहर में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी के हर एक मेंबर को मारने और काटने लगे, यहाँ तक कि वो घर में घुस घुस के उन्हें मारने लगे, जिसके बाद दोनों पार्टी आपस में लड़ने लगे और इसे आज की डेट में संघाई मैसेकियर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आ गया। उस टाइम जो जापान था वो चाइना से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और जापान ने जब देखा कि चाइना में ये दोनों पार्टी आपस में लड़ रहे हैं तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाने की सोची और उन्होंने चाइना के सबसे बड़े शहर मंचूरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। जिसके बाद जापान चाइना के ऊपर अत्याचार करने लगा और मंचूरिया शहर में जो भी लोग अगर चाइनीज़ बोलते थे उन्हें भी मारा जाता था, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। लेकिन याद रहे कि जापान के अंडर अभी भी ताइवान और कोरिया था। और जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताइवान और कोरिया, ये मैं लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम जो था ये चाइना का ही पार्ट था। जब चाइना की इन दोनों पार्टियों ने ये देखा कि जापान कैसे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो उन्होंने एक होने की सोची और उन्होंने जापान के ऊपर हमला कर दिया। और ये वॉर जो था 1937 से चला और 1945 में ख़त्म हुआ, जिसे सेकंड साइनो जापान के नाम से जाना गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वॉर में चाइना की जीत हुई होगी या जापान की हुई होगी? क्योंकि आपको ये बता दो कि उस टाइम जो जापान था वो चाइना से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी जापान की हार हुई क्योंकि अमेरिका इन दोनों वॉर के बीच में आ गया और उन्होंने 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। जिसके बाद इससे जापान का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ और वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि उसे चाइना को छोड़कर भागना पड़ा, यानी पूरा चाइना, ताइवान और कोरिया तक को भी। जब जापान चाइना को छोड़कर भाग गया तो इन दोनों पार्टियों को खुश होना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया। यहाँ पे ट्विस्ट ये आया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो तानाशाह सरकार बनाना चाहती थी वो रसिया के पास चले गई और उन्होंने रसिया से हेल्प मांगा कि नेशनलिस्ट पार्टी को चाइना से भगाया जाए, क्योंकि उस टाइम रसिया और कम्युनिस्ट पार्टी की जो थिंकिंग थी वो दोनों सेम थे, यानी दोनों तानाशाह सरकार ही बनाना चाहते थे। जिसके बाद रशिया और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर नेशनलिस्ट पार्टी को इतना ज़्यादा काटने लगी, यानी उनके घर में घुस घुस के उन्हें मारने लगे, यानी इतना ज़्यादा अत्याचार करने लगे और कितने सारे मेंबर तो उन्होंने काट के मार ही दिए। जिसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी को डर के कारण उन्हें चाइना के एक पार्ट में उन्हें सिमटना पड़ा। जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने 1949 में एक तानाशाह सरकार बनाई, जिसके कारण जो बचे हुए नेशनलिस्ट पार्टी थे वो अपने बिजनेस को लेकर ताइवान में जाकर शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहाँ पे एक अपनी सरकार बनाई, यानी एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाई। और उन्होंने इस सरकार का जो नाम दिया वो दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना।
और मजे की बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जो सरकार बनाई थी, उन्होंने जो अपने सरकार का जो नाम दिया था वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना दिया था। यानी ये दोनों जो पार्टी है वो अपने अपने देश को चाइना बताने के लिए लड़ रही है। जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कहा कि जो चाइना है वो मेनलैंड चाइना है, ताइवान नहीं है, और बहुत ही जल्द हम ताइवान को अपने देश में जाकर जोड़ लेंगे। और उस टाइम तक 1945 तक यूएनओ की भी स्थापना हो चुकी थी। और मजे की बात यह है कि उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा जो सरकार बनाई थी, यानी जो उन्होंने चाइना बनाया था, उसको कंसीडर किया, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को उन्होंने कंसीडर बिल्कुल नहीं किया। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने चाइना का जो मेनलैंड था वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाए हुए सरकार को उन्होंने कंसीडर किया, ताइवान को बिल्कुल नहीं। और उन्होंने ऐसा सभी देश को करने को कहा। जिसके बाद 1971 में यूएनओ ने भी जो मेनलैंड चाइना था वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाए हुए चाइना को कंसीडर किया, ताइवान को बिल्कुल नहीं किया। जिसके बाद 1979 में अमेरिका ने ताइवान के साथ ताइवान रिलेशन एक्ट पे साइन किया। और इस एक्ट में कहा गया था कि जो अमेरिका होगा वो अपनी मिलिट्री प्रोवाइड करेगा ताइवान को, वो भी सिर्फ ताइवान की मिलिट्री को ट्रेनिंग देने के लिए, और अपने कुछ जो आर्म्स होंगे वो भी उसको प्रोवाइड करेगा, और ताइवान को जो है प्रोटेक्शन देगा चाइना से, वो भी सिर्फ 40 साल तक। लेकिन ये जो एक्ट था ये 2019 में ही खत्म हो चुका था। लेकिन तब भी अमेरिका ताइवान को क्यों प्रोटेक्शन देता है? उसका कारण ये है कि जब इंडिया में ब्रिटिश शासन चल रहा था और जब ब्रिटिश यहाँ से इंडिया से गए तो उन्होंने इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक भारत और एक पाकिस्तान। लेकिन अब हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया का पार्ट था। वैसे ही सेम अमेरिका ये मानता है कि ताइवान जो है वो चाइना से अलग हो चुका है, और चाइना बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर सकता कि ताइवान चाइना का पार्ट है। लेकिन चाइना अभी भी कहता है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। आपको ये सब देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, कि उन्होंने अलाउ किया कि नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट करें। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो बाइडन ने 20 जुलाई 2022 को अपने एक रिपोर्टर से ये कहा कि नैन्सी पेलोसी का ताइवान विजिट अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है अमेरिका और चाइना के रिलेशन के बीच एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जिसके बाद बाइडन ने काफी ज्यादा समझाया नैन्सी पेलोसी को ताकि वो विजिट ना करें, लेकिन तब भी उन्होंने विजिट किया, क्योंकि जो नैन्सी पेलोसी थी वो अमेरिका की हाउस की स्पीकर थी। कि आप इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो हाउस स्पीकर का कितना ज़्यादा पावर होता है। जब नैन्सी पेलोसी ताइवान में विजिट करी तो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री उन्हें भेजना पड़ा उनके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन चाइना इतना गुस्सा क्यों हुआ ताइवान के विजिट पर? क्योंकि चाइना का ये कहना है कि अगर कोई फॉरेन ऑफिसर यानी किसी दूसरे कंट्री का कोई भी ऑफिसर अगर ताइवान विजिट करता है तो ये सीधा सीधा बताता है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री या आइलैंड है। और चाइना इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि अमेरिका ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि वो ताइवान विजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और चाइना ये भी क्लेम करता है कि जो अमेरिका है उसने चाइना के साथ वन चाइना पॉलिसी पे साइन करवा रखा है। इस पॉलिसी का ये मतलब हुआ कि ताइवान एग्जिस्ट ही नहीं करता एक इंडिपेंडेंट कंट्री। जिसके बाद जो बाइडन ने ये रिप्लाई दिया कि वन चाइना पॉलिसी का ये मतलब नहीं है कि चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करे, उसकी टेरिटरी पे मिलिट्री ड्रिल करे उसके बिना परमिशन के। जिसके बाद चाइना और अमेरिका के बीच इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि अब चाइना ताइवान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल उसके टेरिटरी में गिरा रहा है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले चाइना ये भी क्लेम करता था कि 2027 तक ताइवान जो होगा वो चाइना के अंडर होगा और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन अभी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि 2027 तो नहीं, उससे पहले जरूर हो सकता है। लेकिन अभी भी एक माइंड में क्वेश्चन है कि अमेरिका ताइवान को क्यों प्रोटेक्शन देता है, जिसने अफगानिस्तान को बीच सड़क पे छोड़ के चला गया। एक्चुअली अगर मैं ताइवान की बात करूं कि जो ताइवान है वो दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, और सेमीकंडक्टर का जो यूज होता है वो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, यहाँ तक कि हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज होता है। और एक बात और कि ताइवान में एक बहुत बड़ी कंपनी है TSMC जो दुनिया के 90% सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करती है। जिसके बाद जो ताइवान है वो अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग मेंबर है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये बिजनेस के लिए अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्शन देता है। अगर चाइना ने अगर ताइवान के ऊपर कब्जा कर लिया, इससे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे ही सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज बढ़ जाएगा तो उससे मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप और सेमीकंडक्टर यूज होने वाले सारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उनके जो प्राइस होंगे काफ़ी ज़्यादा आसमान छोड़े होंगे। आई होप आपकी सभी क्वेरी इस वीडियो में सॉल्व हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें, और ये भी कमेंट करके बताएं कि क्या चाइना को क्लेम करना चाहिए ताइवान। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।